गुड इवनिंग, नमस्ते। आप सभी को एक बार और शुभ दीपावली। दीपावली के बाद ये हमारा दूसरा एपिसोड है और इसका पहला एपिसोड जो कि चूँकि 27 को होना था, अनफॉर्चुनेटली त्यौहार की वजह से हमने उसको स्थगित कर दिया है। और आज एक नया विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय है पोर्ट्रेट मेकिंग। और ये पोर्ट्रेट यानी किसी व्यक्ति का छवि चित्रण, और छवि चित्रण को हम किस तरीके से हम एलैबोरेट कर सकते हैं, किस तरीके से इसमें अति यथार्थवादी स्वरूप को भी लेकर आ सकते हैं, उस पर हमारी विचार होगा। और सर्वप्रथम हम उसमें हम बात कर रहे हैं मोनोक्रोमैटिक, यानी मोनो यानी सिंगल कलर, मोनो मतलब एक, और क्रोम यानी रंग। ये दोनों रंगों का मतलब कोई भी एक रंग, उसके कलर और उसके टोन्स और शेड्स को लेकर हम बात करेंगे। इसमें सिर्फ एक रंग होगा, या पुराने ज़माने में अगर आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जो ईस्टमैन कलर जिसे अपन बोलते हैं, और उसमें पुराने जो पिक्चरें हैं आपने देखा होगा, शुरुआती तौर पर जब हमने मूवीज़ देखे होंगे उसमें नंबर ऑफ़ कलर्स, जो कलर की जो गिनतियां हैं बहुत कम हो गया। पर अब टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ते गए और हम फुल कलर्स में या 3D कलर, डिजिटल कलराइजेशन में हम लोग आ गए हैं। और ये चर्चा शुरुआत होने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आई एम लिटरली थैंकफुल टू राजा मानसिंह तोमर म्यूजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी, स्पेशली द वाइस चांसलर प्रोफेसर साहित्य कुमार नाहर and or registrar Mr. Pathak, and I am very much grateful to all the faculty members of Raja Mansingh Tomar Music and Art University, my friends and well-wishers, and my family members especially. And even though I was just आज ही मैं लौट कर आया हूँ केरल से, और केरल से आने के बाद वहाँ का एक माहौल और यहाँ का माहौल में बहुत अंतर, ज़मीन आसमान का अंतर है, रंगों में भी, स्वरूपों में भी, हर रूप में। पर आज हम देखेंगे यहाँ पर उस रंग का समावेश हमने अपने पोर्ट्रेट में हम कैसे ला सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस प्रोग्राम के शुरुआती तौर पर हम हायर एजुकेशन के जो जितने भी शिक्षक और स्टूडेंट्स जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वेलकम एक बार। और उम्मीद है कि आप लोग एक नया तकनीक सीख पाएंगे जिसे कहते हैं छवि चित्रण या पोर्ट्रेट मेकिंग। और सबसे पहले उसके लिए हमें कैनवास चाहिए। कैनवास मैं चाहता हूं कि यहाँ की तरफ पैन करें उसको, और पैन करने से जी, तो इस कलर को हम एक मोनोक्रोमैटिक कलर हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई इससे होता है कि इससे क्या होता है कि हमारा सरफेस में एक रंग मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपसे अभी शुरुआत में कहा कि मोनोक्रोम। अब चूंकि इसका जो मोस्टली हम ऑकरिश और उसके डार्क टोन्स या अंबर या वेंडेक ब्राउन और रॉ सेना, रॉ अंबर, इस तरीके के अलग अलग रंगों का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ताकि कुल मिलाकर इसी के जो शेड्स हैं और टोन्स हैं हमको मिलेगा। आप शेड्स और टोन्स की बात करते हैं, जब हम कलर की बात करते हैं, या इसे हम उसमें एक शब्द आता है टिंट। जब किसी भी रंग में सफ़ेद रंग का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं टिंट। और जब इसी कलर में जब हम ग्रे कलर्स या ब्लैक कलर्स मिलाते हैं तब वो हो जाता है शेड्स। तो इस तरीके से ये पूर्ण रूप से हमने एक सरफेस मैंने तैयार कर लिया है। और ये सरफेस बिल्कुल ही मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल एक मोनोक्रोमैटिक एक कलर है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये आपने देख लिया है, मैं चाहता हूँ कि इसको दिखाएं। तो इस तरीके से ये एक सरफेस तैयार हो गया। यहाँ पर एक सिंगल टोन है ऑकर इसमें। पर आज जिस मीडियम का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जो सरफेस में अभी मैंने जो लगाया है ये है एक्रेलिक कलर। इसका जो मीडियम यहाँ पर हमने यूज़ किया है वाटर। पर अब इसके बाद जब मैं इसमें काम करूँगा, इस काम में मैं इस्तेमाल करूँगा ऑयल कलर। ऑयल इसमें जो मीडियम है वो मैं उसके बारे में मैं विस्तार में अभी आपको बताता हूँ। अब मैं बोर्ड में मैं इसको फिक्स करता हूँ। मैं इस तरीके से मैंने इसको बोर्ड में फिक्स कर दिया है। ये थोड़ा सा आसान हो जाता है काम करने में। नॉर्मली मैं बैठकर ही अभी तक मैं आप लोगों को मैं समझा रहा था इस बात को रखकर। अब ये करीब ये सरफेस हमारा तैयार हो चुका है। अब तैयार होने से के बाद अब मैं ये चाहूँगा कि इसमें जो मीडियम के बारे में आपसे जो मैं बता रहा था,
अब मीडियम में मोस्टली हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर जो ऑयल है, ऑयल कलर्स यहाँ पर जो ये मोस्टली आप देखेंगे ये ट्यूब कलर फॉर्म में है, ये आर्टिस्ट ग्रेड ऑयल ट्यूब्स है, ये सब चीज़ें ये मार्केट में रेडली अवेलेबल है अलग अलग कंपनी, ये चूंकि इंडियन कलर्स हैं और इसके अलावा भी फॉरेन कलर्स भी अवेलेबल है। अभी मुझे लगता है कि बच्चों के लिए इतने एक्सपेंसिव कलर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग डायरेक्ट क्या बोलते हैं स्टूडेंट कलर्स के रूप में भी मार्केट में अवेलेबल है, वो आप वो ले सकते हैं। और इसमें जो मीडियम जो इस्तेमाल करेंगे, इसमें दो मीडियम्स होते हैं, एक होता है लिनसीड ऑयल, लिनसीड ऑयल, और दूसरा होता है टर्पेंटाइन या टारपीन जिसे अपन बोलते हैं। परंतु जो टारपीन जो हम ऑयल जो अपन जो नॉर्मली जो इमल्शन कलर्स और ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उसमें ये वाला टर्पेंटाइन नहीं होता है, उसके अंदर थोड़ा सा क्रूड टर्पेंटाइन होता है, ये थोड़ा सा रिफाइंड टर्पेंटाइन रहता है जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली ऑयल इस तरीके के पेंटिंग्स में ऑयल कलर्स में हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें करीब करीब जब हम इसका जो दोनों का जो मिलाने का जो मात्रा है ये होगा, अगर लिनसीड ऑयल अगर हम लेंगे 75% तो 25% हम टर्पेंटाइन इस्तेमाल करेंगे। पर ये देखें कि हम ज़्यादा टर्पेंटाइन इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ज़्यादा टर्पेंटाइन इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आगे जाने पर ये पेंटिंग्स में क्रैक हो जाएगा और वो दिक्कत करेगा। तो मेरा ये सोचना है कि हम इसमें थोड़ा सा टर्पेंटाइन, इसमें चूंकि मैंने पहले से मिला के रखा हुआ टर्पेंटाइन और लिनसीड ऑयल, तो मैंने इसमें मैंने एक छोटा सा कंटेनर में मैंने ऑयल ले लिया है मैंने। अब बात करते हैं टर्पेंटाइन के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि टर्पेंटाइन एक हाईली वॉलेटाइल क्या बोलते हैं मीडियम है, और इस मीडियम के ज़रिए क्या होता है कि एक तो हाथ में सफ़ेद रैशेस भी होने की संभावना है, तो अगर आप चाहें तो हाथ में ग्लव्स भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि आज हम बात कर रहे हैं पोर्ट्रेट जो बना रहे हैं, हम महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट बनाने की हम कोशिश करेंगे यहाँ पर, और जो शायद हमने सबने उसको देखा है, हम हमारे जो करेंसी नोट्स है इसमें तो हम देखते ही हैं उसमें, और चूंकि ही इज़ बीन कॉल्ड एज अ फादर ऑफ द नेशन, तो उन्हीं का पोर्ट्रेट मेरी बनाने की मेरा सोच है। तो उसके लिए एज़ यूजुअल, जैसे कि मैंने ब्रश के बारे में मैंने आपसे कहा, ब्रश जो नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं फ्लैट ब्रशेस हैं होंगे। अब इससे पहले जो भी मेरे एपिसोड्स में थे वो क्या बोलते हैं राउंड ब्रशेस थे, राउंड ब्रशेस, जिस तरीके के ये राउंड ब्रशेस हैं, ये राउंड ब्रशेस के हमें इस्तेमाल हमारा बहुत कम ही होगा, ज़्यादा मोस्टली इस तरीके के फ्लैट ब्रशेस होंगे। फ्लैट ब्रशेस अलग अलग नंबर्स के, ये भी मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा शुरुआत की बात है। उसके लिए फिर हमने एक पैलेट यूज़ किया हुआ है, ये है पैलेट। इस पैलेट में हमने रंगों को अलग अलग टोन्स और कलर्स के हिसाब से हमने ले लिया। मोस्टली इसमें क्या बोलना चाहिए कि मोनो कलर्स है, ये जैसे ऑकर है, इस ऑकर कलर को ये रॉ सेना है, या ये मैं ये कहूँ कि ये येलो ऑकर कलर, जिसका बैकग्राउंड मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है, और इस कलर को हमने ट्यूब के रूप में मैं इसमें स्क्वीज़ कर रहा हूँ, ये मैंने स्क्वीज़ करके निकाल लिया है। अब हम बात करते हैं कि शुरुआत करें, और मैं चाहता हूं कि कैमरा जब आप फोकस करें तो मेरा ब्रश पर ज़्यादा करें, अगर आप चाहें तो चाहिए तो इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी की पोर्ट्रेट्स पर। ये ब्रशेस में ले रहा हूं अलग अलग। तो पहले हम यूज़ करेंगे ब्रश, ऑयल हमने थोड़ा ले लिया, ऑयल का मात्रा ऐसा लें कि ज़्यादा ऑयल भी ना लगे, थोड़ा सा ड्राई रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ड्राई रखने से क्या होता है कि एक तो आप ब्रश को थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में, जैसे इस तरीके से हम कलर शेड्स करते हैं या शेडिंग करते हैं, उस तरीके से अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप देखेंगे कि उसी फॉर्मेट में मैं ले रहा हूँ इसको। अब देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से ब्रश को चला रहा हूँ। बिल्कुल ड्राई ब्रश है, क्योंकि अब सरफेस में चूंकि एक्रेलिक कलर्स मैं यूज़ कर रहा था, तो एक्रेलिक कलर यूज़ करने से क्या फ़ायदा हो गया है कि एक तो सरफेस, अगर इसकी जगह पर मैं सरफेस मैं अगर क्या बोलते वो यूज़ करता, ऑयल यूज़ करता, तो ये शायद मैं काम भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऑयल कलर सूखने में काफ़ी समय लगता है।
तो इसलिए मेरी ये कोशिश रही है कि मैं अब इस बार एक नया मीडियम, अभी तक तो मैं वाटर मीडियम पर मैं काम कर रहा था, मोस्टली वाटर था उसका मीडियम, जैसे पोस्टर कलर्स को यूज़ किए थे, है ना। इसके पहले भी जो मैंने लैंडस्केप पेंटिंग के बारे में मैंने बात की आपसे, तो उसमें भी आप देखेंगे कि मैंने बिल्कुल ड्राई ब्रश चलाना है। इसमें ड्राई ब्रश से कैसे कलर को मैं इसको टोन चेंज करते जा रहा हूं। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आप पहले इसका पेंसिल ड्राइंग कर लेंगे तो एक बाहरी स्वरूप आपको दिखाई पड़ जाएगा कि आपको क्या कैसे टोन्स लेने हैं। और गांधी जी के चित्र तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप तो वेबसाइट में भी देख सकते हैं, और हमारे करेंसी नोट में तो है ही, कोई दिक्कत नहीं होनी है उसमें। तो कलर को मोस्टली मेरी कोशिश ये है कि उसको स्मूथ करते जाऊं, मैं स्मूथ करते जाऊं, ताकि एक तो फिर जल्दी वो ड्राई भी हो जाता है। क्योंकि कैनवास भी मैंने आज ही आकर यूनिवर्सिटी आकर मैंने इसकी तैयारी की थी, क्योंकि मैंने सोचा क्योंकि मेरे पास कुछ शीट्स, कुछ कैनवास क्लॉथ्स पड़े थे, तो मैंने सोचा क्यों ना उसका सदुपयोग कर लूँ। तो इस रूप में मैंने उसको बनाने की कोशिश की। बहुत सिंपल था। कैनवास क्लॉथ क्या बोलते हैं, मार्केट में भी अवेलेबल रहता है। अब यहाँ तक बनाने के बाद मैं एक छोटी सी बातें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। नॉर्मली क्या होता है कि हम पोर्ट्रेट की बात करते हैं तो नेचुरल ये होता है कि हमें प्रपोर्शन के बारे में मालूम है, नापतोल कैसा किया जाता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि पहले अपने हाथ हथेली लें और अपनी चिन पर रखिएगा। तो चिन पे रखेंगे, ये पोर्शन आपको चिन पे लेना है और ऊपर की तरफ लेके जाना है ऐसे। तो आप देखेंगे कि जितना आपका हथेली रहेगा उतना आपका पूरा चेहरा रहेगा। इस पर आपको ध्यान दिया होगा। जैसा देखिए मैं आपके सामने ये रखकर दिखा रहा हूँ, तो उसी तरीके से ये आपका चेहरा इस तरीके से है। ये कैनवास के पिछले हिस्से पर मैं ये बनाकर दिखा रहा हूँ, बहुत सिंपल है। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारी जो आंखें हैं बिल्कुल इस चेहरे के बीचों बीच में हैं। तो ये जो चेहरा है इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा बीचों बीच में हमारा आंख आ गया है। इस चेहरा मतलब ये माथा यहां से लेकर यहां तक, उसके बाद यहां से लेकर यहां तक का बीचों बीच में नाक आता है, उसके लिए भी हमने ये बना दिया। तो नाक और आंख के बीच में होता है आपका कान। ये कान हो गया, अगर आप देखेंगे बिल्कुल बराबर आ रहा होगा कान भी। फिर ये नाक आ गया, आंख आ गया, अब आता है मुंह। मुंह यानी नाक और चिन के बीच में, तो ये आ गया हमारा मुंह। तो ये टोटल हमारा बेसिक प्रपोर्शन हो गया है। तो इस तरीके से हमारा सारा काम, हम जो भी काम करेंगे इसी को नापतोल के रूप में हमें इस्तेमाल करना है। इसके बारे में मेरे को शायद शुरू में मेरे को इसके बारे में बताना था, तो इसको मैं इसमें से अलग कर देता हूं। अब हम वापस आते हैं इसी पोर्ट्रेट पे। एज यूजुअल कलर लेना है आपको। अब आँख को हाईलाइट करना है हमको। नेचुरल है कि वो पोर्शन थोड़ा सा डार्क होता है, तो उसको हाईलाइट करने के लिए मैं डार्क, हमारे आँख का नीचे जो निचला हिस्सा है वो मैं डार्क कर रहा हूँ। ये हमारे आईब्रो,
इसको भी हम थोड़ा सा मिला देते हैं। पास में आप कपड़े भी रख लीजिएगा, इसमें आप रब कर सकते हैं ताकि उसका आपका अगर ज़्यादा ऑयल होगा तो आपका ये पूर्ण रूप से ड्राई हो जाएगा। टेक्निक बहुत सिंपल है, ये मैंने आप लोगों के हिसाब से मैंने इसको तैयारी करने की कोशिश की ताकि आप लोग जैसे इस तरीके से पेंसिल से शेड करते हैं उसी रूप में इसको भी करना है, कोई बड़ा इश्यूज नहीं है इसमें। अभी मैं चश्मा नहीं बना रहा हूँ उनका, अभी चश्मा के लिए मैं बाद में बनाऊंगा इसको। क्योंकि जब हम लेंस पहनते हैं तो आप देखते होंगे कि लेंस के कारण हमारे जो कुछ आँखों के नीचे का एरिया कुछ ज़्यादा स्पष्ट दिखता है क्योंकि शाइन करता है वो। ये हमने इसका आँख का पोर्शन को हम डेजिग्नेट कर रहे हैं, हम निचला हिस्सा ये वाला पोर्शन की बात मैं कर रहा हूँ। बीच में आपको लगता है कि कुछ फाइन ब्रशेस भी यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, राउंड वाले जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा था। इसको मैं बिल्कुल वाटर कलर टेक्निक्स में ही काम कर रहा हूँ, मतलब ये बोलूँ कि लाइट टू डार्क, क्योंकि वाटर कलर में इस टेक्निक में हम हमेशा लाइट टू डार्क इस्तेमाल करते हैं, उसी तकनीक का हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि ऑयल होता है ये, चूँकि ये काफ़ी स्मूथ रहता है ये, तो आपको थोड़ा सा ब्रश पर कंट्रोल होना ज़रूरी रहता है। तो उसका तरीका यही है कि आप चाहें तो अपने हाथ को स्थिर रखने के लिए आप स्केल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप करते जाएं धीरे धीरे, स्लोली, क्योंकि अब हमारे पास साथ तो ऐसा है कि समय का एक मापदंड है, तो उसको देखते हुए ही हमको काम करना है यहाँ पर, उस हिसाब से हम करेंगे। क्योंकि अलग अलग ब्रशेस हमको अलग अलग एरियाज में कलर करने में आसानी जाती है इससे। हल्का सा कलर को मैं मिक्स भी करते जा रहा हूँ, बिल्कुल फेयर एक लाइन ना दिखे वहाँ पर, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो एक लाइन दिख जाता है तो फिर क्या है कि वो बिल्कुल विग्नेट लगने लगता है वो। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि कैसे कैसे फॉर्म्स मैंने यहाँ पर उकेरने की कोशिश की। बेसिक स्ट्रक्चर शायद मुझे लगता है कि इतने में देखकर ही आप समझ पा रहे होंगे कि ये गांधी जी के चेहरा ही बन रहा है।
कान को भी ऐसी मैं स्पष्ट कर देता हूँ। गांधी जी के कान के कई किस्से हैं, उनके कान काफ़ी बड़े थे। वो थॉट प्रोसेस है, ये सब चीज़ें अल्टीमेटली उस व्यक्ति का कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर को लेकर आना ही हमारा पोर्ट्रेट की सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस होना चाहिए। उनका जो थॉट रहा है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये जो सोच है मुझे लगता है कि हम सब अपने ज़िंदगी में लेकर आएँ तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने जैसे पहले कहा कि आप अगर एक बार उसके प्रपोर्शन के बारे में आप सीख जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप पोर्ट्रेट बनाने में आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर ये गांधी जी के करीब करीब ये तैयार हो चुका है, इसका स्वरूप को। चश्मे का भी एक रूप मैंने देने की कोशिश की यहाँ से। मीडियम में इतना जल्दी बदलाव लाना ये भी थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि अभी तक हम वाटर कलर से हम काम कर रहे थे और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी लगता है ये। और कैनवास के स्थान पर आप चाहें तो मुझे लगता है कि आप ऑयल शीट्स भी मार्केट में अवेलेबल है, और अगर ऑयल शीट अवेलेबल नहीं है तो आप ऑयल शीट के रूप में आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको कुछ टेक्सचर वाइट खरीदने हैं। टेक्सचर वाइट एक कंटेनर होता है और उसको नॉर्मली वही अप्लाइड रहता है हमारे कैनवास के ऊपर, और उस टेक्सचर वाइट लेकर हम या तो कोई भी क्लॉथ या कपड़े में उसको अप्लाई कर दें ब्रश से, और या तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं हर चीज़ को हल्का हल्का सा मिक्स कर दें, ये ज़रूरी है। पूरा क्लियर कट लाइंस ना दें, क्योंकि क्लियर कट लाइन देने से क्या होगा कि वो फिर दूर से वो बड़ा स्मर्जी लगेगा वो हमको। और यही एक सुंदरता है ईस्टमैन कलर की, या ये मैं कहूँ कि मोनोक्रोम कलर की सबसे बड़ी खासियत ये होगी। पुराने ज़माने के अगर आप देखेंगे कि आपके घर में दादा दादियों का जो 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 पोर्ट्रेट्स होते हैं, है ना, या ग्रेट ग्रैंडफादर्स, इनके सबके अगर आप पोर्ट्रेट देखेंगे वो मोस्टली ब्लैक एंड वाइट हुआ करता था। पर समय के साथ ही अब तो खैर ब्लैक एंड वाइट कलर्स तो हो ही गए, ख़त्म ही हो गया है। एक समय पर दूरदर्शन भी जिसे हम देखते हैं वो भी हम ब्लैक एंड वाइट ही हुआ करता था, पर धीरे धीरे वो उसमें भी परिवर्तन आ गया। अब मैं नाक का एक रूप दे रहा हूं। मैं ये नाक करीब करीब एक बेसिक शेप आ गया है वहां पर।
जो यहाँ पर ये नाक के ऊपर जब हम चश्मा लगाते हैं तो एक रिंकल्स क्रिएट होता है, उसी को मैं बना रहा हूँ। अभी मैंने चश्मे का फ्रेम तो अभी तक मैंने बनाया नहीं हूँ, अभी उसको मैं सोच रहा हूँ कि सबसे आखिरी में बनाऊँ। उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि इसका पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर आ जाए, एक बेसिक कैरेक्टर आ जाए, जिसे मैं ये कहूँ। बीच बीच में थोड़ा सा ऑयल ले लेना चाहिए। वैसे ऑयल का इस्तेमाल, क्योंकि आजकल जो जितने भी ऑयल कलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं उसमें ऑयल का मात्रा ऑलरेडी इस कलर के अंदर इतना ज़्यादा रहता है कि ज़्यादा हमको उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ड्राई कलर का इस्तेमाल करने से क्या है कि एक तो कलर से हम इसको स्मज करने में बहुत आसानी जाता है। कोशिश ये करें कि डायरेक्ट कोई भी कलर डायरेक्ट अप्लाई ना करें उसमें। अब चूंकि जो भी मार्केट में जो भी कलर अवेलेबल होता है उसके अंदर हल्का सा वाइट कलर का भी इस्तेमाल करने से क्या होता है कि एक तो पैचेस नहीं आएंगे और कलर भी बड़ा स्मूथली उसके ऊपर वो लेयर बाय लेयर चढ़ने में भी आसानी जाएगा। इस तरीके से स्लोली कैसे आप देखेंगे कि कैरेक्टर कैसे डेवलप होते जा रहा है। टोन्स बहुत ही लाइट टोन्स रखे हैं मैंने। टोन्स ना ये ना कहूँ कि थोड़ा शेड्स भी मैंने ज़्यादा उसका बहुत कंट्रास्ट शेड्स में नहीं रख रहा हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा कंट्रास्ट रखने से क्या है कि फिर वो उसकी जो सॉफ्टनेस है ख़त्म हो जाता है। इसलिए बहुत लाइट ब्रशिंग करते हुए, जिस तरीके से आप देखे होंगे कि हम मेकअप करते हैं, मेकअप में भी हम देखते हैं कि बड़े गॉडी कलर्स हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, सॉफ्ट कलर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हमारे स्किन के साथ मिल जाए। तो उसी टेक्निक को हम यहाँ पर भी फॉलो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये आप लोगों के लिए बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि अभी तक तो हम रंगों से खेलने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम रंगों से तो खेल तो रहे हैं, पर यहाँ पर थोड़ा सा हमको ये देखना है कि हमारे जो भी फॉर्म्स हम ले रहे हैं या जो भी कैरेक्टर ले रहे हैं उस व्यक्ति विशेष से मिलना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी ले लें और बना दें, ऐसा ना हो। ये नीचे वाला चिन वाला पोर्शन है बड़ा इंटरेस्टिंग। डार्क होगा वहाँ पर। थोड़ा बड़ा ब्रश ले लें। फिर से हम फाइन ब्रश में आ जाते हैं।
उम्मीद है कि आप कोशिश करें कि इस पोर्ट्रेट को आज ही आप ट्राई करें। लिप्स का पोर्शन, थोड़ी सी डेलिकेटली आपको अपना ब्रशेस को होल्ड करना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कस के पकड़ेंगे तो जो हमारी जो ब्रश मूव करने में भी बहुत दिक्कत जाता है। अब देखेंगे कि मैं मोस्टली मोनोक्रोम कलर ही यूज़ कर रहा हूँ, वही कलर के डार्क टोन, लाइट टोन इस रूप में ले रहा हूँ मैं, ताकि जैसे मैंने आपसे कहा मोनोक्रोम यानी सिंगल। चिन को और डिफाइन कर रहा हूँ मैं, उनकी चिन थोड़ा सा ऐसा निकला हुआ था, उठाए हुए थे बाहर की तरफ, क्योंकि चिन का जो कैरेक्टर ये डिफाइन करता है कि व्यक्ति का उम्र। जितने हम यंग रहते हैं तो ये हमारा चिन अंदर की तरफ रहता है, और जितना हम उम्र में बढ़ते जाते हैं तो ये चिन हमारा बाहर की तरफ निकलते रहता है। ये उसका डिफाइन करता है कि व्यक्ति को उम्र कितना है। काफ़ी कुछ इसका कैरेक्टर्स आपको समझ में आ रहा होगा। ये करीब करीब इनका लिप्स को मैं फाइनल कर रहा हूँ। फिर बाद में जो भी है थोड़ा बहुत करेक्शंस जो भी है या सजेशंस या इम्प्रूवमेंट है, वो तो ऐसा है कि आप जितना काम करते जाएंगे उतना आपको दिखाई पड़ जाएगा कि कैसे कैसे जितना आप काम करेंगे उसमें। पर ओवर डूइंग भी कभी कभी हमारे लिए नुकसानदायक है, ये भी मैं आपको बता दूं। ओवर डूइंग भी हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक होता है। पर सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है ये बड़ा चैलेंजिंग भी होता है, क्योंकि जब हम किसी नॉन पर्सनैलिटी को जब हम बनाते हैं तो ये हमारा ये कोशिश है होता है कि अरे यार ये तो उनके जैसे लग नहीं रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि अमिताभ को बनाने की कोशिश की तो धर्मेंद्र लगने लगे, ऐसा ना हो। तो इनिशियली हमें क्रिटिसिज्म तो लोगों से मिल जाता है, पर उस क्रिटिसिज्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें, क्योंकि इवन हम साइकिल भी हम चलाने की कोशिश करते हैं तो कई बार गिरते हैं और उसके बाद ही हम सीख पाते हैं। तो उस भी शुरुआत ही हम इसे बोलते हैं ना कि कैंची चलाना सीख लिया हमने, आज तो हमने डंडा चला लिया है, और अल्टीमेटली हम सीख जाते हैं और फिर हम खुश हो जाते हैं, अरे हम गिरे तो थे परंतु अब हम सीख गए हैं, अब हम संभल गए हैं अपने आप को। तो ये सारी चीज़ें, ऑल दीस आर पार्ट ऑफ लाइफ, यू हैव टू बेयर विथ इट। हमको ये सब चीज़ें हमारे ज़िंदगी का एक भाग है, गिरना उठना, और उसी को ज़िंदगी कहते हैं।
अब राइट वाले कान को भी अपन तैयार कर लेते हैं, उनका लेफ्ट। हम शुक्रगुजार हैं हमारे जो कैमरा टीम्स और ये जो व्यक्ति है जो हमारे इस कार्यक्रम के पीछे जो मेहनत कर रहे हैं। आई एम लिटरली ग्रेटफुल टू देम ऑल्सो हु हैव लिटरली डूइंग अ वंडरफुल जॉब एज फार एज टेलीकास्टिंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज़ कंसर्न। और ये भी कोई आसान चीज़ नहीं है कि किसी व्यक्ति के मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि हम चित्र तो हम बना लेते हैं, परंतु जब तक वो पेंटिंग फ्रेम नहीं होता तब तक उसकी सुंदरता नहीं दिखती है। तो उसी प्रकार ये कार्यक्रम की जो सुंदरता है इसका टेलीकास्ट होता है। और आई एम लिटरली ग्रेटफुल टू ऑल द पर्सन्स हु आर वर्किंग बिहाइंड इट। और बड़ा अच्छा लगा, और दे आर लिटरली कोऑपरेटिंग विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ व्हाट द आर्टिस्ट नीड्स। वो लोग चाहते हैं और हम भी ये चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति के साथ हम भी काम करें, और उनको भी अच्छा लग रहा है। और क्योंकि वो लोग डायरेक्ट देख पा रहे हैं इस सारे कार्यक्रम को, और मुझे लगता है कि वो भी बहुत कुछ चीज़ सीख रहे हैं। और यही सबसे बड़ी खूबियाँ हैं इस कार्यक्रम की बात, क्योंकि बच्चे तो सीख रहे हैं परंतु बड़े भी इसके साथ सीख पा रहे हैं। और वैसे तो ये कार्यक्रम बच्चों के लिए है, पर बड़े भी इसमें काफ़ी कुछ सीख पा रहे हैं। अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर। इनका चश्मा बड़ा इंटरेस्टिंग चश्मा है, टोटल राउंड, और फ्रेम भी कितना डेलिकेट। एक चश्मा तो तैयार करीब करीब, दूसरा भी तैयार कर लेते हैं। अब इसमें कुछ डायमेंशंस देने हैं हमको इस फ्रेम में, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ एक वाइट पैच लगा दिया है मैंने। उस पैच को डायमेंशन, क्योंकि हर चीज़ में एक आयाम होता है, तो फ्रेम में भी आयाम होगा, राउंड होगा, जस्ट लाइक अ वायर। उस ज़माने में इतनी मॉडर्न फ्रेम फैसिलिटीज़ तो नहीं होंगे मैन्युफैक्चरिंग के, ये सब हैंडमेड फ्रेम्स हैं। हल्का सा स्मूथ आउट कर रहा हूँ इसमें, ताकि वो बिल्कुल विग्नेट ना लगे। विग्नेट मतलब बिल्कुल क्लियर कट
दो कलर के बीच में डिविजन्स ना हो, इसलिए हल्का सा मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ ब्रश से। अब जो इसे बोलते हैं नोज रेस्ट, इसे अपन बोलते हैं, उसको मैं बना रहा हूँ। अब चूंकि आंखें हैं नेचुरल है कि उसके नीचे, चूंकि हमारे जो आंख का निचला हिस्सा जो होता है, आंख का नीचे का हिस्सा जो है काफ़ी डेलिकेट होता है, इसके नीचे के जो स्किन्स भी है बहुत डेलिकेट होता है, तो उसके अंदर भी तो आप देखेंगे क्योंकि वो चश्मा लगाए हुए हैं तो थोड़ा सा रिंकल्स आपको देखने को मिलेगा। अब चूंकि चश्मे के अंदर है आँख भी, तो नेचुरल है कि आँख की क्लैरिटी भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको मैं स्मज ऑफ कर रहा हूँ, जो आँख के अंदर की जो ब्राइटनेस है। मेन चीज़ होती है हमारी पुतली, क्योंकि अगर पोर्ट्रेट में मेन जो कैरेक्टर होता है वो होता है हमारी आँखें। बोलते हैं ना कि आँखें बोलनी चाहिए, और उसी में ही हमारा पूरा कला है, इसे हम बोल सकते हैं। आखिरी में उस कला क्या करूँगा, उस आँख में मैं क्या करूँगा, सबसे आखिरी में मैं करूँगा वो चीज़, तब मैं उसका मैं कुछ टेक्निक्स होते हैं जो आँख में जान डालना, इसे बोलते हैं ना, आँख में जान डाल दिया आपने, वो बहुत ज़रूरी होता है। जब हम कोई भी पोर्ट्रेट बनाते हैं तो आँख में जान होना बहुत ज़रूरी है। भले हम उसको कितना भी चिकना करते रहें, परंतु मेन चीज़ है उसका कैरेक्टर में जान लाना। सिर्फ सिंपली एक पोर्ट्रेट तो ठीक है अपनी जगह पर, अच्छा मिक्सिंग किया, सब कुछ अच्छा किया, परंतु अगर आप देखेंगे कि मछली के बारे में अपन देखते हैं, मछली जैसी आंखें अपन बोलते हैं, परंतु मछली जैसे आंखें मतलब, परंतु मछली का अगर आप देखेंगे, मछली मर भी जाए तो फिर भी उसके आंख में लाइफ नहीं लगता। वो मरने के बाद भी लगेगा कि जिंदा रहेगा, तभी लगेगा कि और जिंदा ही नहीं है वो, तो क्योंकि उनकी आंख में आईलिड नहीं है, तो आईलिड ना होने के कारण उसकी समझ में नहीं आता कि मछली जिंदा है कि मर गया। एक तो ये हो गया। तो उसी प्रकार जब हम कोई पोर्ट्रेट करते हैं तो इस पोर्ट्रेट में हमारी आंखें बोलनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, आंखें बोलनी चाहिए।
अब हम इनके इसे बोलते हैं ना उनके कपड़े पर अब हम आते हैं, या कपड़े से पहले मैं ये कहूँ कि उनकी गर्दन भी कंप्लीट कर देता हूँ मैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद फिर मैं कपड़ा वो कर लेता हूँ। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है हमारे गर्दन में काफ़ी झुर्रियाँ आ जाती है, रिंकल्स जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो अब चूँकि गांधी जी काफ़ी उम्रदार व्यक्ति थे, तो नेचुरल है कि उनके शरीर पर, उनके गर्दनों में काफ़ी रिंकल्स तो हो रहे हैं, और वो चीज़ हमको नॉर्मली अपना जो करेंसी नोट हैं उसमें भी हमको देखने को मिलता है। देखो गर्दन और उनके जो चिन्ह हैं उनके बीच में हल्का सा मैंने डार्क टोन दे दिया था, परंतु अब उसको भी मैंने हल्का मिक्सअप कर दिया है ताकि वो एकदम से अलग ना दिखे, परंतु साथ में ये भी लगे कि इट्स देयर इज अ स्पेस। मतलब हमारे ठुड्डी और गर्दन के बीच में जो स्पेस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस करीब करीब इतना आ जाता है ना, करीब करीब 4 इंच के आसपास आ जाता है। तो वो डिस्टेंस दिखना भी ज़रूरी है, नहीं तो लगेगा कि गर्दन और ठुड्डी दोनों सेम है। अब हम आते हैं इनके जो लॉइन क्लॉथ, जैसे बोलते हैं ना लॉइन क्लॉथ, जो अपने शरीर को सिर्फ ढकने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे वाइट कलर, क्योंकि वाइट बिल्कुल प्योर वाइट फॉर्म में नहीं लेंगे हम उसको भी हम थोड़ा डल कर देंगे हम। बिल्कुल लाइट उसको मैंने डिफ्यूज़ कर कर, बिल्कुल मैंने जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये जो पूरा टेक्निक है काफ़ी वाटर कलर टेक्निक में ही मैं काम कर रहा हूँ।
इसमें ज़्यादा रंग और ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखते हुए, ताकि जो कैनवास की जो ऑथेंटिसिटी है ये भी आप देख पाएंगे, उसके कैरेक्टर भी आप देख पाएंगे यहाँ पर। और यही इसकी सुंदरता है इस पूरी तकनीक में। जहाँ चाहिए वहाँ पर हल्का डार्क टोन दे दिया हमने वाइट कलर का। क्योंकि यहाँ तक पहुँच चुके हैं अभी हम और इस कार्यक्रम के अंत में मैं कुछ पोर्ट्रेट्स आपको स्लाइड फॉर्म में दिखाऊंगा कि किस तरीके से पोर्ट्रेट के साथ भी हम एक्सपेरिमेंटेशंस कर सकते हैं। क्योंकि उनके सिर पे हल्के हल्के बाल भी थे। उसमें मैंने ब्रश को ही यूज़ कर रहा हूँ मैं। समय का एक लिमिटेशंस रहता है, जैसे कि हर बार जैसे मैं कहता हूँ, वी हैव ए लिमिटेशन एज फार एज टाइमिंग इज़ कंसर्न, बट स्टिल आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट। कोशिश मेरी यही रहेगी कि उस पोर्ट्रेट को कंप्लीट कर दूँ टू सर्टेन एक्सटेंट। अब मैं थोड़ा सा ड्राई ब्रश इस्तेमाल करूँगा। ब्रशी को थोड़ा सा ड्राई कर दिया मैंने और इसमें मैंने थोड़ा सिर्फ कलर भर लेकर, ड्राई कलर ज़्यादा ना होते हुए, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छा लगा होगा, ये आज की प्रेजेंटेशंस। और सिर्फ अच्छा लगने से नहीं, हमें अच्छा तब लगेगा जब हमको लगेगा कि आपने सच में उसमें कार्य किया है। और फॉर दैट आप चाहें तो कभी भी हमें दूरभाष में या मोबाइल के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा मोबाइल रहेगा 9425360081। एट एनी टाइम यू कैन गिव मी अ कॉल। उनके जो माथे में जो लाइंस होंगे, जो लाइंस होते हैं, बोलते हैं ना माथे में जो लकीरें, वो उसको भी थोड़ा सा मैं प्रोमिनेंट कर देता हूँ।
कुछ बारीकियां जो मुझे लगता है कि करना चाहिए उसी पर मैं थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूं। मैं सॉरी, मैं आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि क्या है कि जब हम पोर्ट्रेट करते हैं तो हमारे कोशिश यही रहती है कि उसमें मैं कितना उस ड्यूरेशंस में जितना मैं काम कर कर उसको कंप्लीट करूं, क्योंकि एक बार यहाँ से मैं इसको छोड़ दूंगा तो फिर उसके साथ फिर मैं ज़्यादा वर्क करता नहीं हूँ मैं, या उसको बैठकर करेक्शंस नहीं करता हूँ उसमें। एक बार जो बन गया तो कंप्लीट। अब एक छोटा सा काम बचा है जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि आंख में जान लाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अभी मैंने किया नहीं है अभी तक, जब मैं करूँगा तो मैं बताऊँगा आपको। परंतु कुल मिलाकर मैं ये चाहूँगा कि आप लोग उसका एक्सपेरिमेंट कर कर आप लोग खुद काम कर कर उसको मुझे बताएं कि मैंने ऐसा काम किया है, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ सिखाया और आप लोगों ने कुछ सीखा है हमसे। बात आ रही है अब आँख में काम करना है। वो ऐसा क्या काम है जो मैं करने जा रहा हूँ, अब ध्यान दीजिएगा आप इस पर। पहले मैं ब्रश को ज़रा साफ़ कर लूँ अच्छे से। इसके बाद जो भी टच करना है मैं बाद में कर लूँगा। इस पूरी चर्चा को मैं फिर से जिस्ट आउट कर रहा हूँ। पहले आपको कैनवास लेना है। कैनवास रेडली मार्केट में अवेलेबल होता है, आप उसको ले लीजिएगा। वो अलग अलग साइज़ में है। अभी आप छोटा कैनवास लीजिएगा, 10x12 का या 12x15 का भी कैनवासेस अवेलेबल है। कैनवास बोर्ड के रूप में भी आपको अवेलेबल मिल जाता है, और कैनवास टच फॉर्म में भी आपको मिल जाता है वो। आप उसको लेकर आप पहले स्केचिंग कर लें। स्केचिंग करने के बाद उसमें आप फिर जैसे जिस तरीके से कोई भी कलर लेकर कर सकते, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये ऑकर ही लेना है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं और उसका टोन्स और शेड्स लेते हुए आपको काम करना है। आपको लगता है कि नहीं मैं ब्लू में करना चाह रहा हूँ तो आप यू कैन गो फॉर ब्लू ऑल्सो, नो इश्यू। और अभी फिर उसके बाद आपका एक बार जब ड्राइंग हो जाएगा आपका तैयार, तो उसके बाद आप उसमें कलर लगाने शुरू कर दें जिस तरीके से मैंने आपसे कहा, और उसके आधार पर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा बनेगा। और अगर बिगड़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा फिर हम बना लेंगे। और ऑयल में ये खासियत ये है कि आप चाहो तो मिटा भी सकते हैं सूखने से पहले। आपको लगता है कि नहीं मेरे से गड़बड़ हो गई है तो आप उसको मिटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पोंछ दें कपड़े लेकर उसको। अब इसके जो तार है वो तो हम लगाने भूल ही गए थे।
नहीं तो ऐसा लगेगा, लगता कि अरे ये तो चश्मा हवा में टंगा हुआ है। धीरे से थोड़ा सा लिप्स वाले एरिया को भी थोड़ा सा मैं स्मज आउट कर लूँ। कंप्लीट होने वाला है पोर्ट्रेट। देखेंगे कि किस तरीके से सरफेस कितना ड्राई है यहाँ पर। बिल्कुल ड्राई सरफेस है, बिल्कुल कोई भी ज़्यादा उसमें ऑयल भी नहीं है ज़्यादा, तो जल्दी ये सूख भी जाएगा क्योंकि ये कलर अब्जॉर्ब हो जाता है काफ़ी थोड़ा बहुत। तो अब क्योंकि अपन टेक्सचर वाइट लगा रहे हैं, फिर भी करीब मैं ये बोलूँगा कि 5% तो कलर अब्जॉर्ब हो ही जाता है। और बस उसके बाद तो फिर मतलब कुल मिलाकर ये है कि वाटर कलर जैसे जल्दी सूखता नहीं है ये, परंतु मतलब एक हफ्ते के अंदर टोटली ड्राई हो जाएगा, यही मेरा ये कहूँगा इस बात को। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरा जो वर्क है आपको इसमें सीखने को मिला होगा। और ये भी मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको बनाएंगे और एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट के रूप में आप पॉपुलर हों, ये भी मेरी चाहत है। ठीक, करीब करीब पेंटिंग कंप्लीट हो गया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि आज पहली बार इसमें अपना सिग्नेचर डाल दूँ। नॉर्मली मैं कभी भी पेंटिंग में सिग्नेचर डाला नहीं हूँ, पर आज मैं सोच रहा हूँ कि डाल दूँ। मैं चाहता हूँ कि कैमरा पैन करें। तो इस तरीके से हमारा गांधी जी का पोर्ट्रेट करीब करीब तैयार हो चुका है। और फिर भी काम तो ऐसा है कि इसका कोई लिमिटेशन नहीं, देयर इज़ नो लिमिटेशन एज फार एज डूइंग द वर्क इज कंसर्न। यू कैन कंटिन्यू विथ इट, यू कैन कंटिन्यू गो ऑन वर्किंग एंड टेक आउट द डिटेल्स पार्ट ऑफ इट। मतलब इसका जो जितना भी डिटेल एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी आप, जैसे कि ये बाल है, हमने एक स्वरूप को देते हुए हमने इसको छोड़ दिया है, और आप इसके और डिटेल में काम कर सकते हो और डिफरेंट टोन्स भी लेकर आ सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपके पास आप कितना उसमें से, मतलब बोलते हैं ना कि बाल का खाल बनाना निकालना, तो उस तरीके से आप काम कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये मेरा ये पोर्ट्रेट, ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट टाइम के लिए आगे दीजिएगा। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। थैंक यू। गुड नाइट। ठीक है सर। कितना मिनट था यार?